हेलो बच्चों, प्री मेडिको यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अनुज विश्वकर्मा। और बेटा आज है आपका तीसरा रिवीजन का वीडियो लेक्चर। बेटा आज हम रिवाइज करेंगे सॉलिड स्टेट और सरफेस केमिस्ट्री। तो शुरू करते हैं रिवीजन में। पहला जो हमने चैप्टर लिया है वो बेटा क्या है? सॉलिड स्टेट। ठीक है, सॉलिड स्टेट हम रिवाइज करेंगे। सॉलिड स्टेट में सबसे पहला पॉइंट जो है वो मैं आपको बता दूं, वो है बेटा टाइप ऑफ सॉलिड। तो आपने पढ़ा होगा दो टाइप के सॉलिड होता है। एक होता है बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा होता है आपका एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर के सॉलिड होते हैं। इनकी रेंज जो होती है वो लॉन्ग होती है। ओके, जबकि ये क्या होंगे? शॉर्ट रेंज ऑर्डर के सॉलिड होंगे। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है कि ये एनआइसोट्रॉपिक होते हैं। एनआइसोट्रॉपिक, इसका मतलब ये होता है, एनआइसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि इनकी प्रॉपर्टी डिफर करती है इन डिफरेंट डायरेक्शन में। क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी डिफर करती है इन डिफरेंट डायरेक्शन, इट इज एनआइसोट्रॉपिक। ये क्या होगा? आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक हो गए, और आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि इनकी प्रॉपर्टी सेम होगी ऑल डायरेक्शन में। क्लियर? इनका जो कट होता है वो स्मूथ होता है। ठीक है, जबकि इनका जो कट होगा वो स्मूथ नहीं होता है, नॉट स्मूथ। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प होता है। ठीक है, जबकि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो रेंज में लाई करता है। क्लियर? तो अभी हमने बात कर लिया क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड के बारे में कुछ पॉइंट्स। अब बात करते हैं टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप। क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं बेटा ये होते हैं चार टाइप के। पहला होगा आपका आयनिक सॉलिड, दूसरा आपका होगा मॉलिक्यूलर सॉलिड, तीसरा होता है बेटा आपका कोवलेंट सॉलिड, और फोर्थ है मेटेलिक सॉलिड। मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड आपके चार टाइप के होते हैं, ये है। ठीक है, अब बात करते हैं इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो आयनिक सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बेटा आयंस होंगे, मेटेलिक सॉलिड में डिस्क्रीट मॉलिक्यूल होते हैं। क्लियर? कोवलेंट में एटम्स होंगे, और इसमें भी बेटा आपके एटम्स ही होते हैं। ठीक है, पर इसमें क्या होंगे? मेटल के एटम होंगे, जबकि इसमें क्या होते हैं? नॉन मेटल के एटम्स होते हैं। नेक्स्ट, इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करता है, जबकि इसमें वीक वांडरवाल्स फोर्स एक्ट करता है। कोवेलेंट में बेटा कोवेलेंट बॉन्ड होगा, जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और बेटा मेटालिक में मेटालिक बॉन्ड होगा। क्लियर? ये हो गया आपका क्या? फोर्स। नेक्स्ट है आपका मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो आयनिक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, जबकि मॉलिक्यूलर सॉलिड का लो होता है, और कोवेलेंट सॉलिड का बहुत ही कम, वेरी लो। ठीक है, और जो मेटालिक सॉलिड है इन बिटवीन आयनिक एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड। मतलब आयनिक और मॉलिक्यूलर सॉलिड के बीच का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? आपका मेटालिक का होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कंडक्टर की कि कौन कितना कंडक्टर है। तो बेटा कंडक्टर में देखो ये होता है बैड कंडक्टर। कब? जब ये सॉलिड फेज में हो। लेकिन ये गुड कंडक्टर होते हैं जब या तो ये एक्वस फेज में हो या फिर मोल्टेन फेज में हो। आयनिक सॉलिड एक्वस फेज में और मोल्टेन फेज में क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। नेक्स्ट, ये होंगे बेटा इंसुलेटर। ये इंसुलेटर होते हैं, ये होते हैं बैड कंडक्टर। ये बैड कंडक्टर होते हैं, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन है बेटा आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है ये कोवेलेंट सॉलिड ही है, लेकिन ये क्या होता है? ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, ये गुड कंडक्टर है। ओके, नेक्स्ट है मेटल। क्या होते हैं? ये ऑलवेज गुड कंडक्टर होते हैं, आपको पता है, क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिससे क्या होगा? ये गुड कंडक्टर होते हैं। क्लियर? इतना हो गया। अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स की।
तो आयनिक सॉलिड के एग्जाम्पल क्या है बेटा? आयनिक सॉलिड के एग्जाम्पल मैं यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूं, जैसे NaCl, CaF2, ये आयनिक सॉलिड के एग्जाम्पल हो गए। मॉलिक्यूलर सॉलिड के एग्जाम्पल बेटा यहाँ पे हैं आपके, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, आयोडीन हो गया, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और सॉलिड मीथेन हो गया। ये सब क्या है? मॉलिक्यूलर सॉलिड के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है कोवेलेंट सॉलिड में। कोवेलेंट सॉलिड में आपका आ जाएगा सिलिका, SiO2, फिर सिलिकॉन कार्बाइड, बोरान कार्बाइड, इसके अलावा डायमंड एंड ग्रेफाइट भी होते हैं। क्लियर? ये कोवेलेंट सॉलिड है। मेटालिक सॉलिड में जितना ऑल मेटल्स आर मेटालिक सॉलिड, जितनी भी मेटल्स हैं बेटा सभी मेटालिक सॉलिड का एग्जाम्पल है। क्लियर? इतनी बातें हमने जस्ट शुरू कर लिया सॉलिड के बारे में पढ़ के। ओके, तो बस इतना हुआ। अब नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक वो देखो आप। नेक्स्ट पॉइंट है कि एज लेंथ और एक्सियल एंगल के बेसिस पे बेटा आपको 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम आते हैं और ये पूछा जाता है। ठीक है, तो देखो 7 टाइप में है। पहला क्यूबिक। क्यूबिक क्या होता है? इसकी चारों जो एज लेंथ है वो तीनों बराबर होती हैं और उनके जो एक्सियल एंगल है वो सभी आपस में बराबर होंगे और 90 डिग्री होंगे। ये प्रिमिटिव टाइप की होती है। इसके अलावा इसमें फेस सेंटर्ड होगा। ये टोटल कितने होंगे? 3। बात करते हैं टेट्रागोनल। इसमें जो ये बेटा ये डाटा है, सिर्फ आपको याद करना है, इसमें कुछ भी बताने जैसा नहीं है, सीधा सीधा पूछ लेगा। इसमें बताने वाला ये है कि बेटा जो मोस्ट सिमेट्रिकल है वो होता है आपका क्यूबिक। ठीक है, मोस्ट सिमेट्रिकल क्या होगा? क्यूबिक। और जो मोस्ट अनसिमेट्रिकल है वो है बेटा आपका ट्राइक्लिनिक। ये क्या होता है? मोस्ट अनसिमेट्रिकल। इसके अलावा इसमें और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस है कि इसमें कुछ बताने जैसा नहीं है, बस आप इसको रिमाइंड कर लीजिए कि 7 क्रिस्टल सिस्टम में जो एक्सिस है वो क्या है और एंगल्स उनके बीच में क्या है और कौन कितने नंबर में पाया जा रहा है। क्लियर? इसके लिए बस सिर्फ इतना ही पॉइंट जरूरी है, इससे ज्यादा इसमें कोई जरूरी नहीं है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा यूनिट सेल। देखो यूनिट सेल जो होती है ये क्या होती है? बेसिक स्ट्रक्चर आप किसी भी सॉलिड का, और यूनिट सेल ऐसे होती है हेक्सागन। ठीक है, ये क्या है? एक यूनिट सेल है जिसको हम क्यूब के रूप में जानते हैं। ठीक है, और इस यूनिट सेल से रिलेटेड इस क्यूब की ज्योमेट्री क्या है और उसमें एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है वो है बेटा। देखो इसमें कितने कार्नर हैं? 8 कार्नर पाए जाएंगे। फेसेस कितने हैं? 6। एजेस कितने हैं? 12। बॉडी सेंटर बेटा 1, बॉडी डायगोनल 4, फेस डायगोनल 12, फेस सेंटर 6 और एज सेंटर 12 होते हैं। ठीक है, अगर बेटा अगर इस एज लेंथ पे अगर कॉर्नर पे एटम कोई पाया जाए तो उसका कितना कंट्रीब्यूशन होगा? तो अगर कॉर्नर पे आएगा तो उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 का होगा। फेस सेंटर पे होगा तो उसका कंट्रीब्यूशन कितने का होगा? 1/2 का। और अगर एज पे होगा, एज पे मतलब यहां पे पाया जाएगा तो उसका कंट्रीब्यूशन 1/4। और अगर वो बॉडी सेंटर्ड पे है तो उसका कंट्रीब्यूशन 1 होगा। क्लियर? इतनी बात समझ गए होगे आप। अब नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल और उसका कितना कंट्रीब्यूशन और कितना एटम पाया जाएगा उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप बेटा इसमें जानते हो ये है SCC, सिंपल क्यूबिक सेल। ठीक है, सिंपल क्यूबिक सेल, इसकी ज्योमेट्री कैसे होगी वो देख लो आप, क्यूब जैसी ही होगी। अब देखो बात करते हैं, अब हमको क्या क्या पढ़ना है। देखो इसमें सिंपल क्यूबिक पढ़ोगे आप, फिर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल और फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। 3 बेसिक्स यूनिट्स हैं जिनका हमको आपको नॉलेज होना चाहिए। ज्योमेट्री की बात करें तो बेटा देखो इन दोनों का डायमीटर कितना होगा? 2r। जबकि इस पे बात करें तो बेटा देखो इसमें जो एटम पाए जाते हैं सिंपल क्यूबिक सेल में, जो एटम होते हैं वो केवल कॉर्नर पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो कॉर्नर और कॉर्नर एटम की दोनों के बीच की देखो डिस्टेंस क्या है? 2r होगी, क्योंकि इसी को तो एज लेंथ कहेंगे। तो एज लेंथ कितनी होगी? 2r। नेक्स्ट है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। देखो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में क्या होता है? कॉर्नर पे एटम पाया जाएगा और बॉडी सेंटर पे। बेटा जब इसको आप मैच करोगे तो along the diagonal एटम आएगा और इसकी वैल्यू होगी 4r = √3a। क्यों? क्योंकि ये क्या होती है? पूरे बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी होगी? √3a। और बेटा देखो ये रेडियस ऑफ 1 एटम 2 into रेडियस ऑफ दिस एंड रेडियस ऑफ 1 एटम, टोटल 4r हो गया।
यहाँ पे R होगा, यहाँ 2R होगा, यहाँ पे R होगा, टोटल 4R, 4R इक्वल टू √3a। यहाँ से हम एटम ऑफ रेडियस निकाल सकते हैं। बात करते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल की, तो इसमें देखो बेटा एटम एक कार्नर पे पाया जाएगा, मतलब 8 कार्नर पे एटम पाए जाएंगे और इसके अलावा फेस सेंटर्ड पे भी एटम पाया जाएगा। तो इसके लिए जब आप रेडियस की वैल्यू निकालोगे तो वो आएगा 4R इक्वल टू √2a, क्योंकि देखो फेस सेंटर्ड इसकी वैल्यू कितनी होगी a√2, और यहाँ भी क्या है R, 2R और R, टोटल 4R, तो 4R इक्वल टू क्या हो जाएगा √2a। ठीक है, तो ये हो गया एटम की पोजीशन। अब बात करते हैं कि पर यूनिट कितने एटम होंगे। तो देखो सिंपल क्यूबिक सेल में केवल कार्नर पे पाए जाएंगे तो एक, इसमें क्या होता है कार्नर और बॉडी सेंटर पे पाए जाते हैं इसलिए 2, इसमें क्या होगा कॉर्नर पे तो पाए जाते हैं, इसके अलावा फेस सेंटर पे भी पाए जाते हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे 4। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो सिंपल क्यूबिक सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, बॉडी सेंटर्ड में 8 होगा, जबकि फेस सेंटर्ड में 12 होगा। ठीक है, अब बात करते हैं एज लेंथ और रेडियस में रिलेशन। तो देखो वही रिलेशन बस जो ऊपर मैंने बताया वही आपको नोट डाउन करना है। यहाँ जो होगी a इक्वल टू 2R, यहाँ होगा 4R इक्वल टू √3a, और यहाँ पे होगा 4R इक्वल टू √2a। क्लियर। अब बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी की। बेटा पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है ये जानने की जरूरत नहीं, बस आपको याद रखना है सिंपल क्यूबिक के लिए पैकिंग एफिशिएंसी π/6 या 52.4%, बॉडी सेंटर्ड के लिए √3 π/8 या 68%, और ये होगा बेटा आपके एफसीसी मतलब फेस सेंटर्ड के लिए 74% या π/3√2। ओके, इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है बेटा हमारा डेंसिटी। आपने डेंसिटी पढ़ा होगा कि डेंसिटी क्या होती है, तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल होती है n इंटू, बेटा एक फार्मूला तो ये है, मैं आपको एक फार्मूला और बता दे रहा हूं, ये होता है z इंटू एम अपान एन ए इंटू ए क्यू, एक फार्मूला ये होता है। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ ए क्या है बेटा एज लेंथ, ठीक है, ये एज लेंथ है, जेड क्या है एटम ऑफ यूनिट सेल, पर यूनिट सेल कितने नंबर ऑफ एटम होंगे वो जेड होता है, और एम क्या है मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम। ओके, ये हो गया, तो ये हो गया डेंसिटी निकालने का फार्मूला। अगर मॉलिक्यूल होगा तो यहाँ मॉलिक्यूलर वेट यूज कर सकते हो आप, एटम होगा तो एटॉमिक वेट यूज करोगे। ठीक है, अब आता है टाइप, मतलब ये तो 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग थी, अब हम बात करते हैं 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की। तो 3 डायमेंशनल में होता है बीसीसी, उसके अलावा सीसीपी, एफसीसी और एससीपी। ये होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग या फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग, ये होगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और ये होगा बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग। ओके, अब टाइप ऑफ पैकिंग में एबी टाइप का होगा, इसमें एबीसी टाइप का होता है, और इसमें फिर एबी टाइप का होगा। ठीक है, इसमें जो पैकेजिंग तो होगी पर ये क्लोज पैकिंग नहीं होती है, जबकि इसमें क्लोज पैकिंग होगी और इसमें भी क्लोज पैकिंग होगी। अब बात करते हैं नंबर में, नंबर ऑफ एटम की, तो इसमें 2 एटम होंगे, सीसीपी में कितने 4 एटम होंगे, और एससीपी में 6 एटम होंगे। ठीक है, बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो इसमें 8 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, बाकी दोनों में कितना 12 होगा। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी की बात करें तो बीसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी आ गई कितनी 68%, जबकि इन दोनों की 74%। इन दोनों में पैकेजिंग में अंतर है और दूसरे अलावा नंबर ऑफ एटम्स में अंतर है, बाकी इसके कोऑर्डिनेशन नंबर और पैकिंग एफिशिएंसी एफसीसी और एससीपी की सेम ही होती है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे फर्स्ट है बेरिलियम, फिफ्थ एंड क्रोमियम ग्रुप आयरन, ये सब क्या है ये जो पैकिंग बनाते हैं ये बीसीसी बनाते हैं। बाकी ये भी एग्जांपल कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, एल्युमिनियम, कोबाल्ट ग्रुप, निकल ग्रुप, कॉपर ग्रुप, जितने भी एक्सेप्ट इनर्ट गैस हैं सब करती हैं एक्सेप्ट हीलियम। बेटा हीलियम जो होता है ये सीसीपी पैकिंग शो नहीं करता है। इसके अलावा डी ब्लॉक के जितने रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं जो इन दोनों में बच गए हैं, इसके अलावा बेरिलियम और मैग्नीशियम, ये सब क्या करते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट आता है बेटा आपने पढ़ा होगा वॉइड्स। क्लियर, वॉइड्स क्या होते हैं बेटा, वॉइड्स क्या होते हैं ये मैं नहीं बताऊंगा, आपको पता है 2 टाइप के वॉइड्स होते हैं, एक होता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स और एक होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। इसकी पोजीशन की बात करें तो जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होता है ये पाया जाएगा 2 at each बॉडी डायगोनल। ये 2 बॉडी मतलब एक बॉडी डायगोनल पे 2 होते हैं। क्लियर, कैसे, जैसे मान लो ये कि ये यूनिट सेल हो गई आपकी,
मान लो ये क्या हो गया आपका एक यूनिट सेल है, तो ये हो गया आपका क्या, बॉडी डायगोनल। ये बॉडी डायगोनल हो गया, तो बेटा बॉडी डायगोनल में क्या पाया जाएगा बेटा, टेट्राहेड्रल वाइड। ये हो गया बेटा टेट्राहेड्रल वाइड। क्लियर, ये क्या हो गए टेट्राहेड्रल वाइड, ये भी आपका क्या है टेट्राहेड्रल वाइड। तो ये क्या होगा, ईच बॉडी डायगोनल पे दो टेट्राहेड्रल वाइड पाते हैं। ठीक है, बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड की। तो जो ऑक्टाहेड्रल वाइड होते हैं बेटा, ये आपका पाया जाएगा एज सेंटर पे। इसके अलावा ये पाया जाता है आपका बॉडी सेंटर पे। ठीक है, ये बॉडी सेंटर पे पाया जाएगा और एज सेंटर पे पाया जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये मान लो क्या हो गया आपका ऑक्टाहेड्रल वाइड। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि बताओ ऑक्टाहेड्रल वाइड और टेट्राहेड्रल वाइड के बीच में डिस्टेंस क्या होगी। तो बेटा अगर यहाँ से यहाँ तक की हम डिस्टेंस देखें, तो क्या ये बॉडी डायगोनल है, तो इसका क्या होगा a√3 होगा। ठीक है, और ये क्या है, जो टेट्राहेड्रल वाइड है, ऑक्टाहेड्रल वाइड है, फिर टेट्राहेड्रल वाइड है, सभी इक्विवेलेंट दूरी पे होते हैं। तो मान लेते हैं कि x दूरी यहाँ की होगी, x यहाँ की होगी, x यहाँ की होगी और x यहाँ की होगी। तो टोटल हम ये कह सकते हैं कि 4x इक्वल टू a√3। तो बेटा x इक्वल टू क्या हो जाएगा a√3/2। ठीक है, a√3/4, सॉरी 2 नहीं 4 हो जाएगा। इससे ये पता चल, देखो ऑक्टाहेड्रल वाइड और टेट्राहेड्रल वाइड के बीच की डिस्टेंस क्या है x, मतलब वो कितनी डिस्टेंस होगी a√3/4। अगर पूछते हैं आपसे कि दो टेट्राहेड्रल वाइड के बीच की डिस्टेंस बताओ, तो वो होगी a√3/2। क्लियर, अब देखो, अब आता है नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड कितने होंगे और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड कितने होंगे। तो देखो जो टेट्राहेड्रल वाइड होता है 2 इंटू नंबर ऑफ एटम ऑफ यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम है उसी का जस्ट डबल होता है टेट्राहेड्रल वाइड, और उतने ही नंबर में क्या पाए जाएंगे आपके ऑक्टाहेड्रल वाइड। मतलब सेम नंबर ऑफ एटम्स के बराबर होगा ऑक्टाहेड्रल वाइड और जस्ट डबल पाया जाए आपका क्या टेट्राहेड्रल वाइड। इसके अलावा कभी कभी रेडियस भी पूछ लेते हैं, तो रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड होगी, ये होती है 0.225 पार्टिकल का जो रेडियस होगा उसके गुना होता है ये कौन सा टेट्राहेड्रल वाइड का रेडियस। इसके अलावा बेटा जो अगर आपको ऑक्टाहेड्रल का पूछेंगे तो ये होता है 0.414। ठीक है, ये होगा आपका ऑक्टाहेड्रल वाइड का रेडियस। ओके, अब नेक्स्ट शुरू करते हैं। अब नेक्स्ट आता है लिमिटिंग रेडियस रेशियो फॉर वेरियस टाइप ऑफ साइड। बेटा कैटायन और एनायन का रेडियस रेशियो देंगे आपसे और पूछेंगे कि बताओ उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, या फिर उसका आपको शेप पूछ सकते हैं, अरेंजमेंट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बेटा ये होगा कैटायन अपान एनायन के रेशियो के जो वैल्यूज आएगी, अगर उसका रेंज आएगा तो क्या होगा। तो बेटा अगर कैटायन और एनायन की जो रेडियस है उसका रेंज अगर 0.155 से लेके 0.225 तक आए, तब बेटा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा और उसका शेप होगा प्लेन ट्रायगोनल या ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, अगर ये रेंज 0.225 से लेके 0.414 तक होती है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, शेप क्या होगा टेट्राहेड्रल। अगर ये रेंज होती है 0.414 से लेके 0.732 तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा और शेप होगा आपका ऑक्टाहेड्रल। और अगर ये वैल्यू 0.732 से 0.1 तक होती है तो ये होगा क्या 8 कोऑर्डिनेशन नंबर और इसका शेप होगा क्यूबिक। ठीक है, अब आते हैं बेटा टाइप ऑफ, मैं साल्ट पढ़ाऊंगा। तो देखो टाइप ऑफ साल्ट पढ़ाने से पहले मैं अब आपको बता दूं कि देखो NaCl टाइप साल्ट मिलेगा आपको, CaCl टाइप, ZnS टाइप, CaF2 टाइप और Na2O टाइप। ये आपके 5 टाइप के साल्ट आपको मिलेंगे। मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि कौन कैसा टाइप का साल्ट है, किसमें किस टाइप की लैटिस है, लेकिन उससे पहले इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो फार्मूला है इसके नियरेस्ट आयन का, ये रेडियस वाला फार्मूला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि बेटा इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो जो अगर NaCl टाइप का अगर साल्ट है तो उसके लिए नियरेस्ट कैटायन और रेडाइस की जो रेडियस होगी वो क्या होगी a/2। अगर वो CaCl टाइप का है तो कैटायन और एनायन के बीच में जो रेडियस दूरी होगी वो क्या होगी √3a/2। और इसके लिए क्या होगा ZnS या CaF2 या Na2 टाइप है तो उसके लिए क्या होगा √3a/4। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होने चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका होगा
अब नेक्स्ट टाइप ऑफ आयनिक क्रिस्टल जो हमारे सिलेबस में है। पहला है NaCl टाइप ऑफ सॉल्ट, इसको बोलते हैं रॉक टाइप सॉल्ट। इसलिए इसका जो ज्योमेट्री होती है CCP होती है, जिसमें क्लोराइड आयन क्या करता है, ये बनाता है लैटिस। ये लैटिस बनाएगा, जबकि सोडियम आयन का इसमें पाया जाता है ऑक्टाहेड्रल वायर्स में। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 होता है। और नंबर बात करें फार्मूला यूनिट की, तो बेटा 4 सोडियम आयन पाए जाएंगे और 4 क्लोराइड आयन। तो पर फार्मूला यूनिट में कितने सोडियम क्लोराइड होंगे, 4 सोडियम क्लोराइड होंगे। इसका एग्जांपल होगा हैलाइड ऑफ लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, ऑक्साइड एंड सल्फाइड ऑफ सेकेंड है। कुछ एक्सेप्शन भी हैं जैसे AgF, AgCl, AgPr, NH4X, ये भी क्या है, सब किसके एग्जाम्पल हैं, NaCl रॉक टाइप ऑफ सॉल्ट के। दूसरा है आपका CsCl टाइप ऑफ सॉल्ट, ये भी 1:1 टाइप सॉल्ट है। इसकी जो लैटिस है वो BCC होती है, जिसमें क्लोराइड आयन क्या पाया जाएगा, एवरी कॉर्नर पे, जबकि सीजियम आयन कहाँ पे पाया जाएगा, बॉडी सेंटर्ड पे पाया जाता है। इसके अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो वो होती है 8:8। और पर यूनिट सेल अगर ये कॉर्नर पे है तो एक Cl आयन इसके लिए होगा और एक सीजियम आयन यहाँ पे, तो पर यूनिट सेल कितना होता है, 1 सीजियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हैलाइड ऑफ सीजियम जैसे TlCl, TrBr, ये सब क्या है, एग्जाम्पल ऑफ CsCl टाइप ऑफ सॉल्ट। नेक्स्ट है आपका ZnS टाइप ऑफ सॉल्ट, या इसको हम बोलते हैं जिंक ब्लेंड टाइप ऑफ सॉल्ट। बेटा इसमें दो टाइप के हैं, एक है स्फेराइट और दूसरा है वुडजाइट। ये दोनों अलग अलग हैं, तो मैं दोनों आपको बता दूं। देखो जिंक एस टाइप में दोनों जिंक एस टाइप ही होते हैं, पर वुडजाइट जो है इसकी ज्योमेट्री अलग होती है स्फेराइट से। तो ठीक है, तो देखो मैं दोनों को बता दे रहा हूँ। इसका भी CCP अरेंजमेंट होता है। इसमें क्या होगा, जो सल्फाइड आयन है ये क्या बनाएगा, लैटिस बनाएगा, जबकि जिंक आयन कहाँ पा जाएगा, 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड। ठीक है, या फिर कह सकते हैं अल्टरनेट ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4:4 होगा। और पर यूनिट सेल इसके 4 ZnS क्या मिलेंगे, मॉलिक्यूल मिलेंगे। एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख लो। नेक्स्ट है आपका कैल्शियम फ्लोराइड टाइप ऑफ सॉल्ट। इसके अलावा जब वुडजाइड वाला मैं आपको बता रहा था, जो वुडजाइड वाला है उसके लिए क्या करना है आपको, वुडजाइड के लिए क्या करना है, इसमें क्या था, देखो जो आपका स्फेलेराइट वाला जो था वो CCP था, ये क्या होता है HCP। ठीक है, और इसमें क्या होता है, सल्फाइड आयन है वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनाएगा, जबकि ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग बनाता है। दूसरा ये इसमें जो जिंक आयन है ये भी 50% टेट्राहेड्रल वाइड में पाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 4:4 एटम इसमें भी होते हैं, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, लेकिन एटम्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी क्योंकि हेक्सागोनल है। तो 6 एटम जिंक के हो जाएंगे, 6 सल्फाइड के, तो ओवरऑल कितने हो जाएंगे, 6 जिंक सल्फाइड के। अब आता है फ्लोराइड एंड एंटी फ्लोराइड। CaF2 फ्लोराइड टाइप है, जिसमें कैल्शियम आयन क्या करेगा, लैटिस बनाएगा, जबकि फ्लोराइड आयन क्या है, सभी टेट्राहेड्रल वाइड में पाया जाएगा। ठीक है, तो 4 कैल्शियम आयन हो जाएंगे और 8 फ्लोराइड आयन। इसको क्रिस क्रॉस कर दो तो इसका क्या हो जाएगा, कैल्शियम के रिस्पेक्ट में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और फ्लोराइड के रिस्पेक्ट में और क्रिस क्रॉस कर देना है आपको। और पर यूनिट सेल कितने आपको फ्लोराइड मिलेंगे, कैल्शियम फ्लोराइड 4। अब बात करते हैं एंटी फ्लोराइड टाइप। तो ये क्या होता है, 2:1 टाइप सॉल्ट होता है। ये भी CCP क्लोज पैकिंग बनाता है। सोडियम आयन क्या बनेगा, टेट्राहेड्रल वाइड में पाया जाएगा, जबकि ऑक्साइड आयन क्या है, CCP लैटिस बनाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, पर यूनिट सेल 8 सोडियम आयन मिलेंगे और 4 ऑक्साइड आयन। बेटा इसको भी क्रॉस करो तो सोडियम के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 8 कोऑर्डिनेशन नंबर, जबकि ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में 4 कोऑर्डिनेशन नंबर मिलेगा। ये भी क्या होगा, ओवरऑल 4 Na2O के क्या मिलेंगे आपके, वो मिलेंगे, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ Na2O। क्लियर, तो ये हो गया टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। और मैं आपको नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस तो बता ही दिया था पिछले वाले में। इसके लिए क्या था, A/2 था, जबकि CsCl टाइप के लिए A√3/2 था। और बेटा इन चारों के लिए मैंने आपको क्या बताया था, वो था A√3/4। ये मैं पहले ही आपसे डिस्कस कर चुका। ठीक है, तो बस अब आता है नेक्स्ट आता है आपका डिफेक्ट्स। तो देखो सिलेबस में 2 टाइप के डिफेक्ट हैं, एक है आपका स्टाइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, एक होता है नॉन स्टाइचियोमेट्रिक। देखो स्टाइचियोमेट्रिक में आता है शॉर्ट की डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट क्या है, शॉर्ट की डिफेक्ट में होता है इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन लिविंग बिहाइंड अ पेयर ऑफ होल। मतलब इसमें जितना पॉजिटिव आयन डिफेक्ट होगा उतना नेगेटिव आयन भी क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट। बात करते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट की, तो इसमें क्या होता है कि जो आयन होता है वो अपनी
एप्रोप्रिएट साइड को छोड़ के लैटिस साइड में ऑक्युपाई कर लेता है, और जो लैटिस साइड में इंटरस्पेशियल स्पेस है उसमें लाई करता है। मतलब मान लो अगर ये लैटिस साइड है तो यहाँ से जो आयन है वो इस स्पेस में आ गया, तो ये डिफेक्ट कौन सा होगा, फ्रैंकल डिफेक्ट होता है। ठीक है, अब फ्रैंकल डिफेक्ट से क्या इफेक्ट पड़ता है और शॉर्टकी से क्या इफेक्ट पड़ता है इसके बारे में बात कर लें। तो देखो जब शॉर्टकी डिफेक्ट होगा तो इसमें क्या होती है, डेंसिटी डिक्रीज होती है। क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है कैटायन भी मिस हो रहा है और एनायन भी मिस हो रहा है, तो डेंसिटी डिक्रीज होगी। ये किसमें अकर होता है, ये अकर होता है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा हो। ठीक है, ठीक है, और ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डेंसिटी। इनकी जो जो फ्रैंकल डिफेक्ट है, आपको पता है आयन तो मिस हो नहीं रहे हैं, बस वो अपनी साइड छोड़ के दूसरी जगह आ जा रहा है इंटरस्टिशियल साइट में, तो इसकी डेंसिटी अनचेंज्ड होगी। ये किसमें आकर होगा, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है, और ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल ये हैं, आप याद कर लो। और बेटा एक चीज यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो AGBR है इसको याद रखो, इसमें दोनों इफेक्ट होते हैं, शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों डिफेक्ट AGBR में पाए जाते हैं। अब आता है एफ सेंटर का टर्म। एफ सेंटर ये होता है, ये मेटल एक्सेस इफेक्ट का एग्जांपल है। जब क्या होता है कि लेस पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज आयन दूसरे मेटल एक्सेस मेटल द्वारा क्या होते हैं, ऑक्युपाई कर लिए जाते हैं, तो वहां पे एक वॉइड क्रिएट हो जाता है। इसी वॉइड को हम क्या कहते हैं, एफ सेंटर, और ये कलरिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे NaCl है, ये येलो कलर शो करता है, और जो KCl है ये वायलेट कलर शो करता है। ठीक है, तो ये हो गया टाइप ऑफ डिफेक्ट्स। तो बेटा सॉलिड स्टेट में सिर्फ इतना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्विक रिवीजन के तौर पे। अब हम नया नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा सरफेस केमिस्ट्री। तो शुरू करते हैं बेटा। सरफेस केमिस्ट्री में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन की। ठीक है, देखो जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है इसके पार्टिकल रेंज होता है वो 10 से लेके 1000 एंगस्ट्रॉम के रेंज में पाया जाता है। दूसरा पॉइंट ये है कोलाइडल में कि ये सेटल नहीं करता इसका पार्टिकल। ठीक है, डू नॉट सेटल्ड होते हैं ये। नेक्स्ट पॉइंट इसके लिए क्या है कि ये ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से तो पास आउट हो जाते हैं, लेकिन ये एनिमल मेम्ब्रेन से पास आउट नहीं होते। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से पास आउट हो जाएंगे, लेकिन एनिमल मेम्ब्रेन से पास आउट नहीं होंगे, और ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट शो करते हैं, जिसको हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट शो करते हैं। ठीक है, और इस स्कैटरिंग को हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। इसके अलावा ये हेट्रोजीनस मिक्सचर होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बात कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में। अब आता है इनका क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो देखो जो पहला क्लासिफिकेशन है बेटा वो है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्सिव फेज एंड डिस्पर्सिव मीडियम। क्लियर, डिस्पर्सिव फेज को आप इक्विवेलेंट टू क्या मान सकते हो, सॉल्यूट, और डिस्पर्सिव मीडियम को क्या मान सकते हो, इक्विवेलेंट टू सॉल्वेंट। इसके बेसिस पे क्या होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन, कितने टाइप के होते हैं, उनका क्या नाम होता है ये मैं बता दूं। अगर डिस्पर्सिव फेज आपने गैस लिया, ठीक है, केवल डिस्पर्सिव फेज गैस लिया, और अगर आपने गैस मीडियम लिया तो बेटा ये हो जाएगा ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये कोलाइडल नहीं होगा, ये ट्रू सॉल्यूशन हो जाएगा, तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है कि अगर डिस्पर्सिव फेज गैस लिया और आपने क्या लिया, फोम लिया, डिस्पर्सिव फेज गैस लिया और डिस्पर्सिव फेज गैस लिया और डिस्पर्सिव मीडियम आपने लिया लिक्विड, तो बेटा इसको हम कहते हैं, इसको आप बोलोगे फोम। और जो फोम होता है इसका एग्जाम्पल होता है फ्रॉथ, सोप हो गया, व्हिप्ड क्रीम हो गई, ये सब एग्जाम्पल हैं आपके किसके, फोम के। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट अगर ये गैस है और यहाँ पे क्या ले लिया आपने, सॉलिड, तो ये होता है बेटा एग्जाम्पल किसका, सॉलिड फोम का। और सॉलिड फोम का एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, प्यूमिक स्टोन। इसके अलावा आपका एग्जाम्पल हो जाएगा ब्रेड और कॉर्क। ये सब एग्जाम्पल हैं किसके, सॉलिड फोम के। नेक्स्ट, अगर आप डिस्पर्सिव फेज और डिस्पर्सिव मीडियम में, अभी डिस्पर्सिव फेज हमने क्या लिया है, अभी डिस्पर्सिव फेज हमने ले लिया है लिक्विड, और डिस्पर्सिव मीडियम को हम चेंज करेंगे। पहले हम क्या लेंगे, गैस। अगर डिस्पर्सिव ये गैस लेंगे
तो बेटा वो बनेगा एरिसॉल, ठीक है, एरिसॉल होगा। डिस्पर्सिव फेज लिक्विड, डिस्पर्सिव मीडियम गैस, तो ये होता है एरिसॉल, और इसका एग्जाम्पल है फॉग, मिस्ट एंड क्लाउड। नेक्स्ट है आपका, अगर ये लिक्विड होगा तो ये होगा बेटा इमल्सन, और इमल्सन का एग्जाम्पल है आपका मिल्क, कॉड लिवर ऑयल, कामा हेयर क्रीम एंड बटर। ये सब एग्जाम्पल है आपके किसके, इमल्सन के। अगर डिस्पर्सिव फेज लिक्विड है, इसके बाद गैस ले लिया, तो ये एग्जाम्पल है आपका किसका, जेल का, ठीक है। और जेल में एग्जाम्पल आपके क्या हो सकते हैं, जेल में होगा चीज हो गया, इसके अलावा जेली और बूट पॉलिश, ये सब एग्जाम्पल है किसके, जेल के। ओके, नेक्स्ट, अगर हम डिस्पर्सिव मीडियम चेंज करते हैं और फेज भी चेंज करते हैं, हमने क्या ले लिया, डिस्पर्सिव फेज जो है वो सॉलिड ले लिया, और डिस्पर्सिव मीडियम को चेंज करते हैं। अगर सॉलिड ले लिया और इसको हमने डिस्पर्सिव मीडियम गैस लिया, तो बेटा ये हो जाएगा एग्जाम्पल आप किसका, सॉलिड एरिसॉल का। ये होता है सॉलिड एरोसॉल, और इसका एग्जाम्पल है आपका स्मोक, डस्ट, वॉल्केनो। स्मोक हो गया, डस्ट हो गया और वॉल्केनो, ये सब एग्जाम्पल किसके हो गए, आपके सॉलिड एरिसॉल के। अगर आपने क्या ले लिया, लिक्विड ले लिया, तो इसको हम बोलते हैं सॉल, और ये होगा सेल फ्लूइड। सेल फ्लूइड जो है सॉल का एग्जाम्पल है। इसके अलावा मडी वाटर एंड एक्सेट्रा, मडी वाटर भी होगा, ये सब क्या होंगे आपके, वो होंगे इंक हो गई। इसके अलावा क्या होगा, गोल्ड सॉल इज द एग्जाम्पल ऑफ सॉल। नेक्स्ट है आपका, अगर आपने इसको गैस ले लिया, सॉरी सॉलिड ले लिया, तो इसको हम बोलते हैं क्या, सॉलिड सॉल, और इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है आपका कलर्ड ग्लासेस। जितने भी कलर्ड ग्लासेस हैं, ये सब किसका एग्जाम्पल है, सॉलिड सॉल का। इसके अलावा जेम्स स्टोन जितने हैं, ये भी क्या है आपके, सॉलिड सॉल का एग्जाम्पल है। तो ये तो पहला वो था इन द बेसिस ऑफ, मतलब डिस्पर्सिव फेज एंड डिस्पर्सिव मीडियम। अब नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन इनका, वो है आपका बेसिस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ फेजेस, ठीक है, इंटरेक्शन ऑफ फेजेस के बेसिस पे। तो पहला है बेटा लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सॉल्ट्स, ठीक है। देखो जो लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सॉल्ट्स होते हैं, ये देखो जो लायोफिलिक सॉल्ट्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं लिक्विड लविंग सॉल्ट्स, और लायोफोबिक को बोलते हैं लिक्विड हेटर, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे, जैसे कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच डिस्पर्सिव फेज हैज द कंसीडरेबल अफिनिटी फॉर द डिस्पर्सन मीडियम आर कॉल्ड लायोफिलिक सॉल्ट्स, या फिर इनको लाइकिंग या सॉल्वेंट लविंग सॉल्ट्स कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल के तौर पे जिलेटिन का डिप्रेशन, स्टार्च, गम और प्रोटीन इन वाटर इज द एग्जांपल ऑफ लायोफिलिक। अब आता है नेक्स्ट लायोफोबिक का। तो लायोफोबिक क्या होगा, जो मतलब कंसिडरेबल अफिनिटी ना शो करे, तो उसको हम कहते हैं लायोफोबिक। और लायोफोबिक ये होते हैं, मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच डिस्पर्सिव फेज हैज नो अफिनिटी और अट्रैक्शन टू द मीडियम फॉर द सॉल्वेंट आर कॉल्ड लायोफोबिक कोलाइडल, या फिर हम सॉल्वेंट हेटिंग सॉल्यूशन इसको हम कहते हैं, ठीक है। अब कुछ बेसिक डिफरेंस है लायोफोबिक एंड लायोफिलिक में, वो यहाँ पे है कि इनका अगर प्रिपेयर किया जाए, तो देखो लायोफिलिक को प्रिपेयर करते हैं इजिली प्रिपेयर्ड बाय सेकिंग एंड वार्मिंग द सब्सटेंस विद सॉल्वेंट, ठीक है, जबकि इसको हम इजिली प्रिपेयर नहीं कर सकते। नेक्स्ट स्टेबिलिटी की बात करें, तो ये मोर स्टेबल होते हैं, जबकि ये लेस स्टेबल होंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसके लिए और क्या है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इनकी जो रिवर्सिबिलिटी हो वो रिवर्सिबल हो गए, जबकि ये इरिवर्सिबल होते हैं। अब बात करते हैं विस्कोसिटी की। तो मैं बताया था कि जो लायोफिलिक होते हैं, इनकी जो विस्कोसिटी होती है सॉल्वेंट मतलब डिस्पर्सिव मीडियम से ज़्यादा होती है, जबकि इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्वेंट से सेम होगी, मतलब विस्कोसिटी होगी जो वो डिस्पर्सिव मीडियम के इक्विवेलेंट होगी, ठीक है। इसका जो सरफेस टेंशन होता है, ये क्या होता है, लो होता है कंपेयर टू डिस्पर्सिव मीडियम, जबकि इसका क्या होगा, सेम होगा टू डिस्पर्सिव मीडियम या सॉल्वेंट, ठीक है। अब बात करते हैं सॉल्वेशन की। तो ये हाईली सॉल्वेटेड होते हैं, क्लियर, ठीक है, क्योंकि इनकी क्या होती है, ग्रेट एफिनिटी होती है फॉर द सॉल्वेंट, जबकि ये क्या होंगे, लेस सॉल्वेटेड हो रहे हैं, क्योंकि इनको जो सॉल्वेंट की एफिनिटी है ये बहुत ही कम होती है, इस वजह से ये लेस हाइड्रेटेड होंगे। नेक्स्ट आता है चार्ज।
तो इनका जो चार्ज होता है वो लिटिल चार्ज होता है या फिर नो चार्ज होता है। लेकिन ये क्या करते हैं, ये जो पार्टिकल होते हैं जो लायोफोबिक सॉल्ट के हैं वो कैरेक्टरिस्टिक चार्ज शो करते हैं, या तो पॉजिटिव शो करेंगे या नेगेटिव। ठीक है, बात करते हैं विजिबिलिटी की, तो इनको हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के इनके पार्टिकल को हम नहीं दे सकते, जबकि इनके पार्टिकल को हम अल्ट्रा अंडर माइक्रोस्कोप से देख सकते। ठीक है, तो ये तो बेसिस था क्लासिफिकेशन किस पे, इंटरेक्शन ऑफ फेज है कि जो डिस्पर्सिव फेज है वो डिस्पर्सिव मीडियम से कितना इंटरेक्शन शो कर रहा है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसके अलावा इसमें और पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसकी कोआगुलेशन की बात करें तो ये हाई कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से कोआगुलेट होंगे। ठीक है, क्योंकि मोर स्टेबल है इसलिए ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ेगी, जबकि इनको हम क्या कर सकते हैं, लो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। रीजन ये है क्योंकि इनका क्या है, स्टेबिलिटी कम है तो आसानी से लायोफोबिक प्रेसिपिटेट हो जाएगा। बात करते हैं टिंडल इफेक्ट की, तो ये लेस स्कैटरिंग शो करते हैं, जबकि ये मोर स्कैटरिंग शो करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें माइग्रेशन की, तो माइग्रेशन की बात करें तो इनका माइग्रेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में। क्यों, क्योंकि ये तो अगर चार्ज होंगे तो माइग्रेट करेंगे, अगर न्यूट्रल है तो माइग्रेट नहीं करेंगे। लेकिन ये हमेशा माइग्रेट करेंगे या तो एनोड या कैथोड की तरफ, क्योंकि मैंने अभी बताया है कि इनका जो चार्ज होता है वो स्पेशली या तो ये पॉजिटिवली चार्ज होंगे या फिर निगेटिवली चार्ज होंगे, और चार्ज है तो ये तो माइग्रेट करेंगे। अगर ये चार्ज होगा तो माइग्रेट करेगा, अगर न्यूट्रल है तो माइग्रेट नहीं करेगा। बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की, तो जितने भी मोस्टली ऑर्गेनिक नेचर पाए जाएंगे वो सब क्या है, लायोफिलिक कोलाइडल के एग्जाम्पल है, जैसे जिलेटिन, स्टार्च, गम, एल्बुमिन, सेलुलोज, ये सब क्या हो गए आपके एग्जाम्पल्स ऑफ लायोफिलिक कोलाइड्स। अब बात करते हैं लायोफोबिक के, तो ये हो गया ट्रांजिशन मेटल, साल्ट इन वाटर, गोल्ड और आर्सेनिक जो सॉल होते हैं, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, लायोफोबिक के। ठीक है, ये हो गया सेकंड बेसिस। अब आता है नेक्स्ट बेसिस आपका, नेक्स्ट बेसिस आता है टाइप ऑफ कोलाइड अकॉर्डिंग टू देयर साइज। साइज के बेसिस पे बेटा, साइज के बेसिस पे टाइप्स ऑफ कोलाइड अकॉर्डिंग टू दियर साइज, साइज के बेसिस पे क्या होते हैं, तो साइज के बेसिस पे तीन टाइप के हैं, मल्टी मालिकुलर, माइक्रोमालिकुलर और एसोसिएटेड कोलाइड्स। ठीक है, मल्टी मालिकुलर क्या होते हैं बेटा, मान लो कि क्या है कि कोई पार्टिकल है, उसका जो रेंज है वो 10 एंगस्ट्रॉम से क्या है, कम है। ठीक है, तो वो क्या करता है, कई पार्टिकल मिल के आपस में एग्रीगेट करके कोलाइडल रेंज में आ जाते हैं और वो कोलाइड सॉल्यूशन बना लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, मल्टी मालिकुलर। ठीक है, जैसे फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटल और स्मॉलर मालिकुलर सब्सटेंस, इससे जो फॉर्मेशन होता है उसके मल्टी मालिकुलर कहते हैं। एग्जाम्पल पे जैसे हो गया गोल्ड सॉल, सल्फर सॉल, इसके अलावा क्या होगा, आयरन ऑक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड भी क्या होता है, मल्टी मालिकुलर का होता है। अब आता है माइक्रो मालिकुलर। देखो माइक्रो मालिकुलर है कि मान लो जो माइक्रो मालिकुलर मालिक्यूल का जो साइज है ये तुम्हारा ज्यादा है 1000 एंगस्ट्रॉम से, और इसको कोलाइडल रेंज में आना है, तो इसको कोलाइडल रेंज मतलब 10 से 1000 एंगस्ट्रॉम के रेंज में आना है, तो ये कार्य करेगा, अपने आप को ब्रेक करेगा, और ब्रेक करने के बाद क्या होगा, ये कोलाइडल रेंज में आ जाएगा और कोलाइडल सोल्यूशन बना लेगा। तो बेटा हम इसको क्या कहेंगे, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइडल। जैसे फॉर्मेशन बाय एग्रीगेशन ऑफ बिग साइज मॉलिक्यूल, दीज आर पॉलीमर विद हाई मॉलिक्यूलर मास। एग्जांपल जैसे स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया एंड प्रोटीन हो गया, तो ये मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड है या मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। अब आते हैं एसोसिएटेड कोलाइड। ठीक है, एसोसिएटेड कोलाइड होंगे, दे आर सब्सटेंस व्हिच हैव द बिहेव नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट एट लो कंसंट्रेशन but get associated higher concentration and behave like a colloid solution. These associated particles called मिसेल, और एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो गया, सोप एंड डिटर्जेंट। ठीक है बेटा, यहाँ पे आपको सोप और डिटर्जेंट के अलावा इसमें दो चीजें और आपको मिलेगी, वो मैं बता दूं। आपने पढ़ा होगा सीएमसी। सीएमसी क्या होता है बेटा, सीएमसी होता है आपका क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। ठीक है, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। और क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन क्या होता है, ये ऐसा कंसंट्रेशन है जिसपे क्या हो, इसके एवो भी क्या करे, मिसेल का फॉर्मेशन हो। और बेटा इसके लिए सोप के लिए जो मिसेल कंसंट्रेशन की वैल्यू होती है वो होती है 10 टू दी पावर -3 से लेके 10 टू दी पावर -4 मोलर तक। इतना अगर सोप का कंसंट्रेशन है तब तो मिसेल फॉर्मेशन होगा, वरना नहीं होगा। इसके अलावा इसमें और एक पॉइंट है, एक पॉइंट और क्या है, आपने पढ़ा होगा क्राफ्ट टेम्परेचर। आपने पढ़ा होगा क्राफ्ट टेम्परेचर। क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है, क्राफ्ट टेम्परेचर ये होता है कि एबव विच मिसेल फॉर्मेशन आकर, ठीक है, एबव विच क्या हो, मिसेल फॉर्मेशन अकर हो, उसी को क्या कहते हैं,
मिशेल फॉर्मेशन अकर। ठीक है, मतलब क्राफ्ट टेम्परेचर के ऊपर ही मिशेल फॉर्मेशन का, मतलब वो टेम्परेचर जिसपे क्या हो मिशेल फॉर्मेशन का, मतलब मिशेल फॉर्मेशन हो, उसको हम क्या कहेंगे, क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, तो इतना पॉइंट आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट इसमें क्या है, नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट आता है गोल्ड नंबर। ठीक है, गोल्ड नंबर आएगा। गोल्ड नंबर क्या होता है, देखो गोल्ड नंबर होता है कि जो आपके कोलाइड्स हैं, ठीक है, जो कोलाइड्स होते हैं बेटा, इनको हम प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। ठीक है, प्रेसिपिटेट करेंगे और प्रेसिपिटेट को हम कहते हैं पेप्टाइजेशन, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो क्या होता है कि जो लायोफिलिक कोलाइड है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मतलब हम यूज करते हैं कुछ लायोफिलिक कोलाइड्स। ठीक है, जो क्या करते हैं, उनके मतलब जो सेटलमेंट है, मतलब कोलाइड को बर्बाद होने से बचाते हैं। तो उससे रिलेटेड एक टर्म्स आता है गोल्ड नंबर, और गोल्ड नंबर क्या होता है कि द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ हाइड्रोफोबिक कोलाइड दैट जस्ट प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ 10 ml of standard gold salt and addition of 1 ml of 10% NaCl solution is known as gold number of the protector या लायोफिलिक कोलाइड। ठीक है बेटा, कोलाइडल सॉल्यूशन को बचाने के लिए जो लायोफिलिक कोलाइड होता है उसको उसके लिए हम गोल्ड नंबर का टर्म्स यूज करते हैं। ठीक है, और गोल्ड नंबर क्या है, ध्यान से समझो आप, गोल्ड नंबर होता है कि द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ हाइड्रोफोबिक कोलाइड दैट विल जस्ट प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ 10 ml ऑफ स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल्ट एंड एडिशन ऑफ 1 ml ऑफ 10% NaCl इन नोन एज गोल्ड नंबर। मतलब 10 ml स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल्ट का सोल्यूशन है, मतलब कोलाइडल सोल्यूशन है, अगर उसमें हमने 1 ml 10% NaCl मिलाया तो उससे क्या होगा, गोल्ड सॉल्ट प्रेसिपिटेट होगा। लेकिन इस प्रेसिपिटेशन को रोकने के लिए जितना मिलीग्राम ऑफ हाइड्रोफोबिक कोलाइड की जरूरत पड़ती है वही क्या होता है, गोल्ड नंबर होता है। ठीक है, लेकिन बेटा गोल्ड नंबर आप इससे ना निकाले डेफिनेशन से, मैं आपको गोल्ड नंबर का एक फार्मूला बता दे रहा हूं, उसको आप याद कर लो। गोल्ड नंबर होता है मिलीग्राम ऑफ कोलाइडल लायोफोबिक लायोफिलिक कोलाइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ, किसमें होगा, लीटर, गोल्ड सॉल्ट इंटू 100। ठीक है, ये करोगे बेटा तो आपको क्या होगा, सीधा सीधा गोल्ड नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो इतना पार्ट समझ लो, ये होता है फार्मूला किसका, गोल्ड नंबर का। नेक्स्ट है, अब जो गोल्ड साल का जो प्रेसिपिटेशन है ये डिपेंड करेगा कि मतलब गोल्ड नंबर से ये कैसे लायोफिलिक के प्रोटेक्टिव पावर को कैसे हम कोऑपरेट करेंगे। बेटा जिसका गोल्ड नंबर ज्यादा, गोल्ड नंबर ज्यादा मतलब उसका ज्यादा मिलीमोल यूज होगा, और ज्यादा मिलीमोल यूज होगा इसका मतलब उसकी पावर कम होगी। तो जो गोल्ड नंबर होती है इट इज जस्ट इनवर्सली टू प्रोटेक्शन कैपेसिटी और प्रोटेक्शन पावर। क्लियर, फिर से समझो आप, गोल्ड नंबर ज्यादा मतलब मिलीग्राम ज्यादा यूज हो रहा है, और मिलीग्राम ज्यादा यूज हो रहा है इसका मतलब क्या है, उसकी प्रोटेक्शन पावर कम है, मतलब प्रोटेक्टिव कैपेसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गोल्ड नंबर। और मैं आपको बता दूं कि सबसे कम जो गोल्ड नंबर होती है वो होती है बेटा किसके लिए, जिलेटिन के लिए। जो जिलेटिन होता है इसके लिए गोल्ड नंबर की वैल्यू मिनिमम होती है, इसीलिए जिलेटिन की कोएगुलेशन पावर मतलब प्रोटेक्टिव पावर सबसे बेस्ट है। केयर जिलेटिन की प्रोटेक्शन कैपेसिटी सबसे ज्यादा है। और बात करते हैं हम स्टार्च की, तो इसके लिए गोल्ड नंबर की वैल्यू सबसे मैक्सिमम आती है, किसके लिए, स्टार्च के लिए। स्टार्च के लिए आपका गोल्ड नंबर की वैल्यू मैक्सिमम आएगी, और स्टार्च क्या होगा, लेस प्रोटेक्टिव कैपेसिटी वाला मतलब सबस्टेंस है। क्लियर, तो गोल्ड नंबर से हमें इतना आइडिया लगा। नेक्स्ट इसमें है, तो बेटा ये आपका खत्म हो गया क्या। अब आता है आपका पेप्टाइजेशन। मैं जो अभी बताया हूं, पेप्टाइजेशन में क्या होता है कि हम इलेक्ट्रोलाइट को यूज करते हैं फॉर कोऑगुलेशन। ठीक है, तो कोऑगुलेशन और फैकुलेशन क्या होता है, देखो कोऑगुलेशन की बात कर रहे हैं, कोएगुलेशन या फिर इसी को हम बोलते हैं फ्लोकुलेशन। क्लियर, कोऑगुलेशन और फ्लोकुलेशन क्या होता है, देखो कोऑगुलेशन और फ्लोकुलेशन ये होता है
कि किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेट करने के लिए, आप डेफिनेशन ध्यान से सुने, यहाँ पे मैं नोट डाउन नहीं करूंगा, कि किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेट कराना ही क्या कहलाता है, कोएगुलेशन या फ्लोकुएशन। ठीक है, अगर कोई लायोफिलिक कोलाइड है, ठीक है, तो उसको प्रेसिपिटेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का यूज करेंगे। ठीक है, अगर क्या होगा, कोई लायोफिलिक कोलाइड है तो इसको प्रेसिपिटेट करने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते हैं। क्लियर, इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते हैं। क्लियर, और इसके लिए आता है, मतलब प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए एक रूल आता है, उस रूल का आपने नाम सुना होगा, वो है हार्डी स्लज रूल। ठीक है, हार्सी स्लज रूल है। बेटा ये रूल क्या कहता है कि देखो, ये रूल कहता है कि जो कोएगुलेशन पावर होती है, कोएगुलेशन पावर ऑफ is directly proportional to charge on effective ion। ठीक है, चार्ज ऑन इफेक्टिव आयन। ठीक है, अब यहाँ पे इफेक्टिव आयन का क्या मतलब है, देखो इफेक्टिव आयन का मतलब मैं यहाँ बता दूं, मान लो कोई पॉजिटिव कोलाइड्स है, ठीक है, पॉजिटिव कोलाइड्स है, इसको प्रेसिपिटेट करने के लिए हमें जो इलेक्ट्रोलाइट चाहिए वो क्या चाहिए, निगेटिव इलेक्ट्रोलाइट। अगर कोई निगेटिव कोलाइड्स है तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे मान लो, एक मैं दो एग्जांपल करा दे रहा हूं, कि मान लो कोई निगेटिव कोलाइड है और उसको प्रेसिपिटेट करने के लिए हम AlCl3 यूज कर रहे हैं, BaCl2 यूज कर रहे हैं और NaCl यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो बताओ इन दोनों में पावर की वैल्यू क्या होगी, मतलब जो कोएगुलेशन पावर है वो कट उसका आपको वो बताना है ऑर्डर। ठीक है, तो मैं बताया था कि चार्ज ऑन इफेक्टिव आयन, बटा ये क्या है, निगेटिव कोलाइड्स है, इसको प्रेसिपिटेट कराना है तो हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव आयन, तो ये पॉजिटिव आयन हो गए। क्लियर, और जब ये पॉजिटिव आयन हो गए तो हम इस आयन का चार्ज देखेंगे पॉजिटिव आयन का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Al+3, यहाँ हो जाएगा Ba+2, और ये मैं बताया था चार्ज ज्यादा तो कोएगुलेशन पावर ज्यादा, तो ऑर्डर क्या होगा, ये ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करा लो, मान लो कि कोई पॉजिटिव कोलाइड्स है, इसको हमें कोएगुलेट करना है और हमें दिया गया है कि ये हैं K4FeCN6 का, ये हो गया, एक दिया गया इलेक्ट्रोलाइट, ये दूसरा दिया गया है आपका AlPO4 और फिर तीसरा दिया गया है BaSO4। ठीक है, अब पूछ रहे हैं इसका कोएगुलेशन पावर बताओ, तो बेटा इसमें अब इफेक्टिव आयन कौन होगा, ये बेटा कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट है, इसको प्रेसिपिटेट करने के लिए, सॉरी ये पॉजिटिव कोलाइड्स है, ये पॉजिटिव कोलाइड्स है तो इसको प्रेसिपिटेट करने के लिए हमें निगेटिव कोलाइड्स, निगेटिव आयन की जरूरत पड़ेगी, और इसमें निगेटिव आयन चेक कर लेते हैं, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स आयन है तो इसका कितना हो जाएगा, -4, यहाँ हो जाएगा फास्फेट का -3 और यहाँ पे हो जाएगा -2। बेटा यहाँ कैटायन हम नहीं यूज करेंगे क्योंकि कैटायन पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट को प्रेसिपिटेट नहीं कराएगा, यहाँ पे यूज करेंगे हम कौन सा, निगेटिव इलेक्ट्रोलाइट, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसका ज्यादा देन इसका, तो आंसर कौन सा होगा, ये होगा। ठीक है, तो कोलाइडल सोल्यूशन में इतना हो गया। इसके अलावा बेटा आपका आता है कि कुछ पॉइंट्स में जो आपको थियोरेटिकली बोल दूं, जैसे एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स में आता है आर्टिफिशियल रेन, टेल ऑफ कॉमेट, इसके अलावा पूछते हैं एक्वाडैग क्या होता है, तो एक्वाडैग होता है बेटा कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ ग्रेफाइट इन वाटर, इसको एक्वाडैग कहते हैं। आप ध्यान से सिर्फ सुन लो, यहाँ पे मैं आपको नोट डाउन नहीं कराऊंगा क्योंकि इसमें टाइम जाएगा। इसके अलावा आपने सुना होगा ऑयल डैग, ऑयल डैग क्या होता है, कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ ग्रेफाइट इन ऑयल इज नोन एज ऑयल डैग। ठीक है, जो कोलाइडल गोल्ड होता है इसको हम पर्पल ऑफ कैसियस कहते हैं। इसके अलावा आपका आता है टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट इज द फिनोमिना ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा इमल्सन में ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्सन एंड वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्सन, तो ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्सन का एग्जांपल है मिल्क और वैनिशिंग क्रीम। फिर ध्यान से सुनिए, ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्सन का एग्जांपल है मिल्क, जबकि वाटर इन ऑयल टाइप का एग्जांपल है आपका कॉड लिबल ऑयल एंड हेयर क्रीम एंड बटर। ठीक है, नेक्स्ट आता है इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट उनको कहते हैं जो क्या करें, इमल्सन फॉर्मेशन में हेल्प करें,
और कोलाइडल सोल्यूशन को बचा के रखें। जैसे इमल्सिफाइंग एजेंट में क्या हो सकता है, सोप हो सकता है। ये किसके लिए, ऑयल इन वाटर टाइप के लिए सोप होगा, और वाटर इन ऑयल टाइप के लिए हैवी मेटल्स, जैसे जैसे हैवी मेटल साल्ट ऑफ फैटी एसिड। ओके, तो ये हो गया बेटा कोलाइडल सोल्यूशन के बारे में मोटा मोटा। लगभग मैंने 80 to 90% कवर अप कर लिया। अगर आप इतना ध्यान से जाओगे करके तो आपके क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक शुरू करेंगे, सरफेस केमिस्ट्री का ही नेक्स्ट टॉपिक है, वो है बेटा क्या, एडजॉर्प्शन। ठीक है, तो हम किसकी बात करेंगे, एडजॉर्प्शन की। ठीक है, एडजॉर्प्शन। ठीक है, एडजॉर्प्शन क्या होता है, देखो अगर कोई मान लो ये सरफेस फिनोमेना होता है, कोई पार्टिकल के सरफेस पे कोई मॉलिक्यूल आके अटैच्ड हो जाए तो इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। ये डीपली अटैच ना हो, क्या हो, ये सरफेस फिनोमेना होता है। ठीक है, और एब्जॉर्प्शन क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होता है कि क्या हो, विद इन द मॉलिक्यूल क्या हो, वो हो जाए। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, और अगर ये दोनों फिनोमेना एक ही पार्टिकल पे हो तो उसको हम बोलते हैं सॉर्प्शन। ठीक है, तो ये तो डिफिनीशंस हो गई एब्जॉर्प्शन की और सॉर्प्शन की। ठीक है, अब देखो जो एब्जॉर्प्शन होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है फिजिकल एब्जॉर्प्शन और दूसरा होता है केमिकल एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इसको एक्टिवेटेड एब्जॉर्प्शन भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान से आप सुनते जाओ, सिर्फ सुनते जाओ तो भी चीजें आपको याद रहेंगी। तो अब बात करते हैं फिजिकल एब्जॉर्प्शन में क्या है, तो ये क्या होता है, इट काज्ड बाय द इंटरमॉलिक्यूलर वंडर ऑफ फोर्स। इसमें क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर वंडर ऑफ फोर्स द्वारा फिजिकल एब्जॉर्प्शन होता है, जबकि इसमें क्या होगा, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है केमिकल एब्जॉर्प्शन में। पहला अंतर ये हो गया। दूसरा, इट इज नॉट स्पेसिफिक, फिजिकल एब्जॉर्प्शन स्पेसिफिक नहीं होता है, ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं। इट इज रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल होते हैं, जबकि ये रिवर्सिबल नहीं होंगे। नेक्स्ट, इनमें जो हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है वो लो पाया जाता है। ये एक्सोथर्मिक, ये भी क्या होगा, एक्सोथर्मिक होता है, और बेटा ये भी क्या होता है, एक्सोथर्मिक ही होता है। ठीक है, दोनों एक्सोथर्मिक होते हैं, लेकिन इसमें जो हीट निकलती है वो कम रेंज की होती है, जबकि इसमें हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन हाई होती है, -80 से लेकर 240 किलो जूल तक। क्लियर, और इसमें एक्टिवेशन एनर्जी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जबकि बेटा कीमोजॉर्प्शन में एक्टिवेशन एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, और ये मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर फॉर्मेशन होता है, जबकि इसमें यूनी लेयर मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इतनी बातें समझ गए आप। अब आता है नेक्स्ट कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है आपके इस पे। तो देखो बेटा टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है ये मैं बता दूं। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है एब्जॉर्प्शन पे, तो बेटा ये फिजियोजॉर्प्शन पे टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ेगा और कीमोजॉर्प्शन पे ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखो फिजियोजॉर्प्शन और टेम्परेचर के बीच में इफेक्ट पड़ता है कि जो वैल्यू है वो ऐसे वेरी करती है। यहाँ पे ये क्या है बेटा, रेट ऑफ फिजियोजॉर्प्शन, रेट ऑफ फिजियो मतलब रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन की वैल्यू क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब x बाई एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है फॉर फिजियोजॉर्प्शन। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। फिजियोजॉर्प्शन के लिए ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा जब हम टेम्परेचर की बात करेंगे। लेकिन कीमोजॉर्प्शन के लिए बेटा ग्राफ इसका कुछ ऐसा बनता है, पहले तो क्या होगा, फिजियो मतलब रेट बढ़ेगा, मतलब एब्जॉर्प्शन का रेट बढ़ेगा, लेकिन बाद में क्या होता है, एक फिक्स टेम्परेचर पे आके इसका रेट वापस से क्या होगा, कम होने लगता है। ठीक है, तो ये हो गया कीमोजॉर्प्शन का ग्राफ और ये हो गया आपका फिजियोजॉर्प्शन का ग्राफ। ये है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बेसिस पे। नेक्स्ट है आपका आता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है आपके एब्जॉर्प्शन पे। तो प्रेशर के इफेक्ट के लिए बेटा दो थियरम दिए गए हैं, आपने पढ़ा होगा, लैंगमूर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म और फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। बेटा हमारे सिलेबस में लैंगमूर नहीं है तो मैं सीधा यहाँ पे आपको फ्रेंडलिच ही पढ़ाऊंगा। तो हम बात करेंगे किसकी, फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म थ्योरम की। तो मैं बात कर रहा हूं फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, आप देखो फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या कहता है, ये कहता है कि जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है,
रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर या फिर अप्लाइड प्रेशर की आप बात कर सकते हैं। ये कहता है फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, और हमारे सिलेबस में यही है, लैंगमूर नहीं है बेटा, इस वजह से मैं सिर्फ फ्रेंडलिच की बात करूंगा। ठीक है, बस इसको आप सिंप्लीफाई करो, तो बेटा जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो मतलब रेट क्या हो गया, एक्स बाई एम, और जब ये करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, वो हो गया के। ठीक है, और के और पी के पावर ये हो जाएगा 1/n। ठीक है, ये हो गया क्या, फ्रेंडलिच एडजॉर्सन आइसोथर्म। ठीक है, अब लो प्रेशर पे क्या होगा, इसमें तीन कंडीशन होती है। एट लो प्रेशर पे होगा बेटा जो 1/n की वैल्यू है ये हो जाती है इक्वल टू 1 के बराबर, और जब ये 1 के बराबर हो जाएगी तो बताओ रेट क्या हो जाएगी, के पी के डायरेक्टली। ठीक है, मतलब जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे रेट की वैल्यू ये हो जाएगी। कब होगा, जब ये लो प्रेशर होगा। नेक्स्ट, अगर हम क्या ले रहे हैं, मॉडरेट प्रेशर, हमने क्या लिया, मॉडरेट प्रेशर लिया, तो क्या होगा, तो उस समय क्या होगा, जो 1/n की वैल्यू है ये 1 से तो कम होगी लेकिन 0 से ज्यादा होगी। क्लियर, मॉडरेट प्रेशर पे 1/n की वैल्यू क्या होगी, 1 और 0 के बीच में होगी। अगर आपने हाई प्रेशर यूज कर लिया, हाई प्रेशर ले लिया बेटा, तो उस केस में क्या होगा कि 1/n की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर पे जो रेट है वो कांस्टेंट हो जाएगी, वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगी। क्लियर, तो ये हो गया आपका फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। बेटा इसमें ग्राफ भी बनते हैं, और ग्राफ कैसे बनते हैं वो भी मैं आगे आपको बता दूं। बेटा एक ग्राफ बनता है प्रेशर और फ्रेंडलिच आइसोथर्म के बीच में, x/m, ये हो गया रेट और प्रेशर के बीच में, और ग्राफ ऐसे बनाएंगे और ये दे देंगे बेटा, ये देखो ये ग्राफ ये बना और दूसरा ग्राफ ये बनेगा, और इसमें टेम्परेचर दे देंगे T2/T1। ठीक है, और इसमें पूछ लेंगे कि बताओ टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है, तो बेटा जब उसका लॉगरिथमिक फॉर्म लिखोगे फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म का, तो वो आएगा log x/m इक्वल टू log k प्लस 1/n log p, यही तो होगा इसका लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक है, ये फ्रेंडलिच का है। अब बात करते हैं हम इसकी x/m और प्रेशर के बीच में, तो प्रेशर के x/m इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। x/m इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर में आपको बता चुका हूं। तो जब x/m इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा तो क्या करोगे बेटा, यहाँ पे एक काम करो आप, प्रेशर के बीच में पूछ रहा है, प्रेशर के बीच में तो आपको रिलेशन पता नहीं है, तो क्या करो, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दो, लाइन ड्रा कर दो। ठीक है, अब लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। कैसे आइडिया लग जाएगा, देखो सेम प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट रख लिया तो फिजियोजॉर्प्शन की वैल्यू क्या हो रही है, प्रेशर पे T1 टेम्परेचर पे कम हो रही है, T2 टेम्परेचर पे ज्यादा हो रही है। इसका मतलब T2 की वैल्यू कम है तभी तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा है, मतलब T1 ज्यादा होगा T2 से। समझ में आ गया, एक बार फिर समझा दे रहा हूं कि मान लो ये ग्राफ दिया है प्रेशर और इसके बीच में, तो हमने क्या किया, प्रेशर को कांस्टेंट मान लिया। अभी पहले ही पढ़ाया हूं कि जो रेट होती है, ये रेट होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। देखो टेम्परेचर T1 पे ये है, मतलब ये वैल्यू कम है रेट की, और टेम्परेचर जो T2 टेम्परेचर है उस पर रेट ज्यादा हो जा रही है, तो ज्यादा रेट हो रही है इसका मतलब टेम्परेचर कम है, तो T2 का वैल्यू कम हो गया एज कम्पेयर टू T1। ठीक है, एक ग्राफ ये हो गया। एक क्वेश्चन आपका ये आता है इसके बीच में, इसके बीच में ग्राफ होगा, तो बेटा देखो बेटा आपको ग्राफ पूछ लेंगे लॉग रेट मतलब x/m और log p के बीच में ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ आपसे पूछ सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे देखो क्या होगा, y इक्वल टू mx प्लस c, यही तो होगा, मतलब पॉजिटिव इंटरसेप्ट ग्राफ होगा विद पॉजिटिव स्लोप। तो ये हो गया बेटा ग्राफ ऐसे बनेगा। अगर आपसे स्लोप पूछ लें तो m की वैल्यू देखो क्या होगी 1/n, तो यहाँ जो स्लोप होगा वो क्या होगा 1/n। ठीक है, अब बेटा ये पूछ सकते हैं कि ये जब ग्राफ को देख के स्लोप की वैल्यू करके आपको डिसाइड करके क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बताओ लो प्रेशर पे ग्राफ कैसा बनेगा, हाई प्रेशर पे ग्राफ कैसा बनेगा, और मॉडरेट प्रेशर पे ग्राफ कैसा बनेगा, तो ये आपको आना चाहिए। इसके अलावा बेटा लैंगमूर एब्जॉर्प्शन थ्योरम आपके सिलेबस में है नहीं, तो फिर इसके बारे में कोई डिस्कस करने का मतलब नहीं है। ठीक है, अब कुछ पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड। ठीक है, और पॉइंट क्या है एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड, एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड एक पॉइंट ये भी है कि बेटा एब्जॉर्प्शन के लिए डेल्टा जी
डेल्टा एच और डेल्टा एस, इन तीनों की वैल्यू निगेटिव होती है। ठीक है, मतलब गिब्स फ्री एनर्जी और इंथैल्पी और उसके अलावा एंट्रोपी सभी क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। रीजन भी मैं आपको बता दूं, रीजन ये है कि आपको पता है एक्सोथर्मिक होता है तो ये डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव, एब्जॉर्ब होने पे एंट्रोपी कम होता है इस वजह से डेल्टा एस की वैल्यू निगेटिव होती है, और डेल्टा जी ये चूंकि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है इसलिए डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव होगी। ठीक है, दूसरा जो फिजिकल जाम, कभी कभी ऐसा होता है कि जो फिजिकल जाप्सन है लो टेम्परेचर पे हो सकता है वो हाई टेम्परेचर पे केमिकल कीमोजाप्सन में चेंज हो जाए। ये कंडीशन हो सकती है जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे जिसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब आते हैं यूजेस, यूज क्या होते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। तो पहला बता यूज आपका है कि ये आपने पढ़ा होगा जो डीकलराइजेशन ऑफ शुगर होता है, जो शुगर को क्लीन करते हैं उसमें हम यूज करते हैं एनिमल चारकोल का, ये भी एब्जॉर्प्शन से ही होता है। गैस मास्क में हम किसका यूज करते हैं, वुड चारकोल का। ठीक है, इसके अलावा दो चीजें और मैं बता दूं, जो रेट होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के, मतलब एब्जॉर्प्शन का जो रेट होगा वो सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर सरफेस एरिया ज्यादा हो तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। एक पॉइंट और जान लो कि अगर रेट पूछा जाए तो ये बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। ठीक है, अगर मतलब वेट और बेंट मतलब इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है उसका रेट ज्यादा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जान लो, मान लो कोई गैस है अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। बेटा इसमें अगर आप देखोगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का आर्डर ये होगा तो बेटा इनके एब्जॉर्प्शन का भी आर्डर यही होगा। ठीक है, तो आप इससे ऐसे इसको याद कर सकते हो। ठीक है, तो ओवरऑल जितना हो सकता है मैक्सिमम से मैक्सिमम मैंने रिवाइज कराने की कोशिश की है। फिर भी आपको लगता है कि कोई चीज छूट गई है और तो आप मुझे नेक्स्ट वीडियो सेक्शन में आप बेटा कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, मैं उसको अपने अगले वीडियो में इंक्लूड जरूर करूंगा। तो फिर भी आप लग जाइए, आपको पढ़ाई करनी है और जितना ज्यादा आप रिवीजन करोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और उतना ज्यादा आप एग्जाम में वो करके आओगे। बेटा आज थर्ड डे था और पूरे 10 दिन में हम पूरी केमिस्ट्री रिवाइज कर लेंगे, साथ साथ फिजिक्स और बायोलॉजी भी रिवाइज करके और नीट में एक अच्छा स्कोर करके आएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।